न्यूटन्स कॉर्पस क्लियर थ्योरी इज रॉन्ग। तो इसकी जो थ्योरी थी इसको फ्लॉप साबित कर दिया गया। क्यों? उसके पीछे का रीजन हमने देख लिया। जो इन्होंने स्पीड की बात की थी वही चीजें यहां पे गलत कर गई इसको। आप लोग दो इक्वेशन ले लीजिए, एक ले लीजिएगा साइन ओमेगा टी ले लीजिएगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी ले लीजिए, दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ले लीजिए। इंटेंसिटी का ग्राफ आप सभी के सामने होता है, तो इसको याद रखिएगा। देखो डिफ्रैक्शन और इसके बीच में इतना सा ही डिफरेंस है कि यहां पे इंटेंसिटी सेम होती है और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीजिव ऑर्डर की होती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के वन शॉट की, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं क्रिस्टलन क्लियर, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जिससे आप सभी का पूरा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो इसके अंदर होती है उसको हम लोग देखते हैं कि सर हमारे जो लाइट का नेचर है ना वो किस तरीके का, वो तो हमें पहले पता लगे। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। अब न्यूटन्स अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बोला अपने आप में सत्य बात है, लेकिन बाद में इनकी जो थ्योरी है ना उसको गलत प्रूफ किया गया, क्योंकि एक पॉइंट इन्होंने ऐसा बोल दिया था जो पॉसिबल नहीं। इन्होंने पहले शुरुआत की और शुरुआत में बोला कि हमारी जो लाइट है ना ये किससे बनी हुई होती है, ये मिलकर बनी हुई होती है टाइनी पार्टिकल से, मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया था कॉर्पस्कल्स। अब भैया कॉर्पस्कल्स हैं, और इन्होंने एक और बोल दिया कि भैया इनका मास जो होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि तुम काउंट भी ना करो तो भी चल जाएगा। सेकंड चीज, चलो उस टाइम पे इसको मान लिया गया। सेकंड उन्होंने बोला कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स है जिन्होंने इनको नाम दिया था कॉर्पस्कल्स, तो ये क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं ऑल द डायरेक्शंस में। चलो मान लिया गया। थर्ड जो पॉइंट था, इन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्शन को भी बता दिया, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया था अपनी इस थ्योरी के थ्रू। लेकिन जो ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ना वो तो हमारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये तीन टर्म्स ऐसी थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोलो सर यहां तक चलो ठीक है, मान लिया गया। लेकिन जो इन्होंने सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी है उसको फ्लॉप बोला गया, वो था कि इन्होंने बोला कि यार हमारी जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड जो होगी डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। बाद में इसको प्रूफ जो था ना इसको रॉन्ग बोला गया। क्यों बोला गया आप सभी जानते हो, अब तो हमें पता है कि रेयरर मीडियम की जब बात कीजिए, आप सभी ने पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है। देखो स्पीड की बात अभी चेक कर लेते हैं। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है, आपको पता है। अगर c की मैं बात करता हूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप सभी का है। अगर मैं बोलता हूं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है उसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। मैंने बोला ठीक है यार, अगर रेयरर मीडियम लेना है तो मैंने म्यू की वैल्यू कितनी ले ली है, 1.5 ले लिया, क्योंकि डेंसर मीडियम से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया, डेंसर मीडियम उठा लिया है 1.5। अगर यहां पे आप देखें तो ये क्या है, 3 × 10⁸ है। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। तो भैया ये कितना आ जाएगा, बोला सर 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि ये आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या भैया ये जो स्पीड है, क्या ये जो स्पीड है 2 × 10⁸ जो आप सभी की है ये ज्यादा है क्या? अगर मैं म्यू बोलता हूं कि अगर मैं बात करता हूं रेयरर मीडियम की, तो रेयरर मीडियम में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और v कितना आ जाएगा इन द केस ऑफ रेयरर मीडियम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि सर v इन एयर इज ग्रेटर देन v इन मीडियम। तो भैया तुमने कैसे कह दिया कि ये तुम्हारी जो स्पीड है, ये जो तुम्हारी स्पीड है डेंसर मीडियम के अंदर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो तुम्हारा रेयरर मीडियम है उसके अंदर। यहां पे क्लियर कट इन्होंने यहां पे मेंशन किया था denser medium is more than speed of light in rarer medium, or which is incorrect, or therefore the Newton's corpus clear theory is wrong। तो इसकी जो थ्योरी थी इसको फ्लॉप साबित कर दिया गया। क्यों? उसके पीछे का रीजन हमने देख लिया। जो इन्होंने स्पीड की बात की थी वही चीजें यहां पे गलत कर गई इसको। अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए हमारे, देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जी आए। उन्होंने क्या बोला था कि हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, हम नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी मीडियम की। अब क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट हमारे बहुत बड़े आए जिनका नाम था हाइगेंस जी। अब हाइगेंस जी भी अपने आप में बहुत तगड़े, इन्होंने बोल दिया कि यार हमारी जो लाइट है ना एक मैकेनिकल वेव है। तो भैया आप सभी को पता है कि अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो इनसे पूछ लिया गया, बताओ भाई अगर तुम मैकेनिकल वेव बोल रहे हो इस चीज को, तो लाइट जब सन से अर्थ तक आ रही है तो उसके बीच में तो वैक्यूम और फ्री स्पेस है, तो फिर वो कैसे ट्रैवल कर रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया मैकेनिकल वेव तेरे पास है तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज वो चीज नहीं है।
फिर कैसे ट्रेवल हो रही है? तो इन्होंने आनन फानन में नाम उसको दे दिया ईथर, कि भैया जो वो काल्पनिक माध्यम है, जो इमेजिनरी मीडियम है, उसको इन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ईथर इन्होंने बोल दिया उसको। क्या बोल दिया? ईथर इन्होंने बोल दिया। तो देखो यही चीज है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, बिल्कुल करेक्ट है। दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। द होल यूनिवर्स विद ऑल द मैटर स्पेस इज फिल्ड विद अ ल्यूमिनस मीडियम कॉल्ड ईथर। देखो, ऑफ वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई इलास्टिसिटी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है इसके थ्रू रिफ्लेक्शन को भी बता दिया, रिफ्रैक्शन को भी बता दिया, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दिया। लेकिन जो पार्टिकल नेचर होता है ना लाइट का, जो हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टीन जी की चीजें, और उसके अलावा क्वांटम इफेक्ट है, उसको ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से यहां पे जो ये थ्योरी है उसको मैं बोलूंगा फ्लॉप तो नहीं बोला गया, लेकिन ये इतनी कारगर साबित नहीं हुई जिससे हम लोग एक चीज पे स्टिक हो पाए कि हमारी लाइट का ये नेचर होता है। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वेव नेचर, तो चलिए वेव नेचर को हम लोग देखते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं और चीजों को समझने की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर बेटा एक आप सभी का होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी हम लोग देखते हैं यूजिंग दी हाइगेंस प्रिंसिपल, जो आपका वेव फ्रंट होता है उसके थ्रू। तो वो बोर्ड का टॉपिक है, तो डेरिवेशनल पार्ट होता है, तो उसको आप लोग इजीली कर सकते हो। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, डेरिवेशनल पार्ट है जहां पे आप लोगों को स्नेल्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो स्नेल्स लॉ को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं करा रहा हूं इसके अंदर, तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे मैंने अपनी वीडियोस के अंदर, मैंने क्लासेस के अंदर वो उसको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले बात आती है सर वेव फ्रंट की, कि सर क्या है ये वेव फ्रंट, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। आप सभी ने बचपन में एक चीज सभी ने देखी होगी कि सर हम लोग जब पत्थर उठा के रखते हैं और उसको अंदर पानी के अंदर डिप कराते हैं, तो डिप कराने पे हमें पता लगता है कि सर वहां से एक गोलाकार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि मैं ये बोलता हूं कि वहां पे कुछ हमें वेव फॉर्मेशन सा दिखाई देता है, तो क्या वही वेव फ्रंट होता है? वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट का मतलब होता है बेटा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। क्या है? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट हैविंग द सेम फेज की बात हम लोग करते हैं, सेम फेज बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा, कैसे मैंने ये बोला कि यार अगर तेरे पास ये है, अगर तेरे पास यहां पे मैंने बोला कि इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, तो यहां से वेव इधर भी जाएगी, यहां पे हमारी वेव इधर भी जाएगी, इधर भी ट्रेवल करेगी, इधर भी ट्रेवल करेगी। अगर तुम लोग इसकी टेंजेंट यहां पे इन सभी पॉइंट जितने भी होंगे, मैं तो एक ही लिया है, इनकी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमें क्या दे देगा? एक वेव फ्रंट की तरह हमें दे देगा। और इनका हर एक पॉइंट क्या करेगा बेटा? एक सेकेंडरी जो हमारी वेव फ्रंट है उसके लिए सोर्स का काम करता है। तो आप सभी के दिमाग में होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये दिमाग में रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से सवाल नहीं आता है, सवाल आता है कितने टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं और कौन से कौन सा बनता है। तो वेव फ्रंट आपको पता होना चाहिए 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और जो थर्ड जो होता है वो हमारा होता है प्लेन वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा? जब भी, याद करने का तरीका बता रहा हूं, जब भी आपके पास एक पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स जब भी आपके पास होगा, क्या होगा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब है ये पॉइंट सोर्स है, इससे बनने वाला वेव फ्रंट होगा ना, वो कौन सा होगा बेटा? इससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्या होगा बेटा? स्पेरिकल वेव फ्रंट होने वाला है। तो याद रखिएगा, जब भी तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो कौन सा होता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट आप सभी का होता है। यानी कि ये तुमने पढ़ लिया है पॉइंट सोर्स। मैंने बोला ठीक है। सेकंड आप लोगों का होता है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैसे? आप सभी ने घर के अंदर ट्यूबलाइट देखिए ना सबने। अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करता हूं तो क्या शेप होती है? बोला सर लीनियर शेप होती है। और लीनियर शेप है तो उससे क्या होगा? बोला सर स्पेरिकल वेव फ्रंट की तरह बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे। अगर उनका सबका टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, या मैं एक स्पर्श रेखा उनकी क्या कर देता हूं, बना देता हूं, तो उससे मेरी क्या शेप बन जाएगी? बोला सर उससे हमारी सिलिंड्रिकल की शेप बन जाएगी। सिलेंडर की शेप बन जाती है। तो उस तरह का जब भी कोई सोर्स होगा, यानी कि जब भी तुम्हारे पास क्या होगा? लीनियर सोर्स होगा, तो उस केस के अंदर लीनियर, अगर मेरे पास कोई सोर्स होगा, तो उस केस के अंदर जो बनने वाला वेव फ्रंट होगा उसको हम लोग बोल देते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है बेटा यहां पे प्लेन वेव फ्रंट। बोला सर प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा? बोला सर वो वेव फ्रंट कब बनता है? जब हमारे पास दूर, बहुत दूरी पे कोई चीजें रखी हुई हैं, जैसे स्टार हुआ, प्लैनेट्स हुआ, अगर वहां से कोई लाइट आ रही है तो उनसे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा ना, वो क्या होगा? हमारा होता है प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि चीजें हमसे बहुत दूरी पे हैं, जिनको मैं हाथ लगा के नहीं देख सकता, यानी कि फार डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फार डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो बहुत दूरी के ऊपर है उनकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। फार डिस्टेंस के ऊपर, बहुत दूरी की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, बहुत दूरी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। कौन कौन सा हुआ बहुत दूरी पे? क्या हुआ? स्टार हो गए हैं, प्लैनेट्स हो गए हैं,
और उसके अलावा मान लीजिए सन है, तो उनसे जो वेव फ्रंट, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, आप सभी से बोल दिया जाता है कि बीच में आप लोग ग्लास लगा देते हो तो बता दीजिए कौन सा वेव फ्रंट होगा। तो मोस्टली केसेस में बेटा आप सभी को याद रखना है कि क्यों, क्योंकि लाइंस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, पैरेलल करना चाहते हैं, तो इस वजह से और पैरेलल बनेगा तो उस केस में हमारा कौन सा बनेगा बेटा वेव फ्रंट बनने वाला है प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आ गया होगा तीनों पे कि कौन कौन सा वेव फ्रंट कब कब होता है। आगे चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। बेटा देखो, ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज की जब कहानी आई, वो आई थी हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था तब की बात है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था तब चीजें ये आई थी। उसके पीछे का रीजन बोला क्या है सर, उसके पीछे का रीजन ये था कि वो ये चाहते थे कि यार ऐसा कोई मैं सोर्स लूं जिसकी हर एक चीज क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे। सेकेंड चीज, उसके अंदर या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जो इनिशियल फेज डिफरेंस है ना, जो भी है ना, वही उसके अंदर रहे। इस तरीके के सोर्सेस को वो लेना चाहते थे और ये सोर्सेस बोलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर बार क्या हो रहा था, या तो इंटेंसिटी अलग हो रही थी, इंटेंसिटी मतलब या तो उनका उजाला अलग हो रहा था या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। तो तभी तो जाके उन्होंने क्या किया, एक सोर्स को लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर 2 होल्स कर दिए थे। जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है तब जाके उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी। यानी कि अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेस की बात करूंगा तो उसके लिए जो मस्ट बी रिक्वायर्ड चीज है ना, वो ये है कि देयर इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम इनिशियल फेज डिफरेंस। या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर क्या है, नो फेज डिफरेंस हो। तुम्हें एक समझने की जरूरत है, क्या हुआ, या तो उनके बीच में क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो फेज डिफरेंस। देखो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस की बात है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर भैया 45 चल रहा है तो 45 ही चलना चाहिए, 50-60 नहीं हो। या जीरो है तो फिर वो जीरो रहना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि सर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जीरो या कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस आप सभी का होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं कोहेरेंट सोर्स, यानी कि कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस। तो फिर इनकोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट का मतलब है कि सर वहां पे फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस होगा तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस हम लोग बोल देते हैं। तो दिमाग में आप सभी के बैठ गया होगा इजीली। अब यहां पे 2 चीजें मैं आप सभी से बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि आप सभी का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो बेटा वो कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एम्पलीट्यूड हमेशा सेम हो सकता है किसी का एम्पलीट्यूड 3 है, किसी का 2 है, बट उनका फेज डिफरेंस नहीं है। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, भैया फ्रीक्वेंसी तो सेम है, अगर मैं एसी की बात कर रहा हूं तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे एम्पलीट्यूड की बात की जाए ना, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी कि अगर आप लोग कहीं भी देखते हो तो मस्ट बी रिक्वायरमेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आपको क्या बोला जाता है, 4 चीजें बताता है कोई भी टीचर। पहला बोलता है कि भैया उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, सेकंड उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, थर्ड जो होता है कि भैया कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और चौथा बोलता है कि एम्पलीट्यूड। बट एम्पलीट्यूड नहीं मस्ट है। 3 जो चीज है ना वो मस्ट है, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो चीज है वो है कि सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। तो ये 2 टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात आएगी तो उसके अंदर आप सभी का क्या होगा कि भैया फेज डिफरेंस होगा, रैंडमली फेज डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर तुम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हो, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हो तो उसके लिए बेटा आप सभी का कोहेरेंट सोर्स होना बहुत जरूरी है इंटरफेरेंस देखने के लिए। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, बोलो सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 वेव्स हैं और वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, सुपर इंपोज होती हैं। सुपर इंपोज होने की वजह से क्या हुआ सर, मेरे पास क्या है, 2 लाइट वेव्स हैं और वो क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम मिलेगी मुझे, या इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, मिनिमम मुझे मिलेगी। तो ये जो पूरा फिनोमिनन होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस हम लोग इसको बोल देते हैं। तो क्या हुआ, इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ सुपर इंपोज ऑफ 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट phase difference traveling in same direction. The position of maximum intensity are called maxima and while those of minimum intensity are called minima. यानी कि सर हमारी इंटेंसिटी, अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा क्या होती है, देखो सुनो, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि सर मेरे पास क्या है, ये 2 वेव्स हैं। मैंने बोला ठीक है, एक वेव तेरे पास इस तरीके से, एक वेव इस तरीके से, एक तो वेव ये है। दूसरी वेव की जब मैं बात करता हूं तो दूसरी की बात की जाती है तो दूसरी भी सेम इसी तरीके से। बोला सर दूसरी भी क्या है, इसी तरीके से सेम है। मैंने बोला ठीक है, अगर इसी तरीके से है तो मैंने बोला कि यार इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है। बोला सर 3 है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो कितना है सर, ये है 5 है, या फिर मैं इनिशियली 3-3 मान लेता हूं, 3 और 3 है।
अब इस केस में क्या होगा कि सर जिस टाइम पे ये 0 है इस टाइम पे ये भी 0 है, जिस टाइम पे ये 90 है ये भी 90 है, जिस टाइम पे ये इस पे है, जब मिनिमम पे है ये मिनिमम पे, ये मैक्सिमम पे है, ये मिनिमम पे है, जब सारे केसेस सेम है। अगर ये सेम है तो इस केस में क्या होता है कि ये हमें क्या देंगी, बोले सर ये हमें इनका जो एम्पलीट्यूड है वो जुड़ के हमें क्या दे देगा बेटा, वो जुड़ के हमें क्या दे देगा, वो हमें जुड़ के दे देगा मैक्सिमम, वो क्या दे देगा मैक्सिमम। लेकिन सर कल को ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाए। फेज डिफरेंस कैसे आएगा, बोला फेज डिफरेंस इस तरीके से आ जाए कि सर ये हमारा क्या हुआ इस तरीके से है और दूसरी वाली है वो किस तरीके से बेटा, वो इस तरीके से है। अगर इस तरीके की चीजें हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप लोगों का प्लस में जा रहा है 3 और यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा माइनस के अंदर 3 जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि सर इन दोनों को आप एड ऑन करोगे तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि ये 2 हो तो उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डाउन आप सभी की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसको पहचानना आना चाहिए। यानी कि अगर इंटरफेरेंस आप लोग देख रहे हो तो उसके लिए आप सभी की कंडीशन वही होनी चाहिए, क्या, कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन आप सभी की होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग देखते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर। पहला जो आप सभी का होता है वो होता है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है सर, जहां पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि सर देखिए मान लीजिए आप सभी के पास 2 वेव्स हैं। अब देखो क्या है पढ़ना, मैंने बोला ना वही देखो, देखो व्हेन द 2 waves meet in the same phase the intensity of light is maximum is called constructive interference। यानी कि मान लीजिए अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं तो देखने पे एक चीज आपको पता लगेगी कि सर देखिए ये तो हमारी क्या है वेव 1 है, ठीक है, ये वेव 1 है और ये हमारी क्या है वेव 2 है। अगर इन दोनों की बात करूं तो एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि जिस टाइम पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो रही है वहां पे मिनिमम, यहां पे भी मिनिमम हो रही है, यहां पे भी मिनिमम हो रही है, यहां पे भी मिनिमम, जिस टाइम पे इसकी मैक्सिमम हो रही है उसकी भी मैक्सिमम हो रही है। यानी कि सर यहां पे तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब यह है कि या तो पीछे होगी या आगे होगी। क्योंकि 7th चैप्टर आप सभी ने पढ़ लिया ना यार, 7th चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कब इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में किस तरीके से चीज होती है, कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होता है, तो करंट से आगे पीछे होता है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि यहां पे फेज डिफरेंस तो नहीं। अब यहां पे इस केस में क्या हुआ कि सर इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ने की वजह से क्या होगा कि आपको मैक्सिमम की कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, देखो आपको क्या हो रहा है, सेम सेम है, सेम सेम है। क्यों, क्योंकि सर इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे रिजल्टेंट हमको, मैंने बोला कि सर एक का 5 है दूसरे का 3 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मिनिमम की तरफ भी जाओगे तो बोला सर एक का 3 है -3, दूसरे का -5 है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, -8 आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके का आप सभी का होता है। तो आपको याद रखना है कि यार जब भी ये 2 वेव्स आप सभी के पास होती हैं और आप सभी को जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप सभी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे आप लोग 2 इक्वेशन ले लीजिए, एक ले लीजिएगा sin ओमेगा t ले लीजिएगा, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t ले लीजिए, दूसरा a2 sin ओमेगा t प्लस 5 ले लीजिए, ओमेगा t प्लस 5 ले लीजिए, और उन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आप सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको एक रिजल्टेंट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रिजल्टेंट आप सभी को मिलता है। और उस रिजल्टेंट की इक्वेशन की जब बात की जाती है तो वहां पे आप लोग उसको r के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट के। मैं बोलता हूं कि ये आप सभी का रिजल्टेंट है, AR रिजल्टेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको r के रिस्पेक्ट में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्टेंट है। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूं। तो ये तुम्हारा क्या मिलता है जब तुम इसको सॉल्व करते हो, रिजल्टेंट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं AR के अंदर, तो ये हो जाता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाता है 2a1 a2 cos phi आप सभी का हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है, सारी चीजें जो डिपेंड करती है ना वो इस फाई पे डिपेंड करती है, जो आप सभी का क्या होता है, फेज डिफरेंस। अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस है ही नहीं है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 होने के केस में क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी AR की बात करता हूं यानी कि रिजल्टेंट की बात करता हूं तो ये हमें क्या दे देगा, बोले सर ये दे देगा अंडर रूट के अंदर है ये। अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है 2a1 a2। यानी कि सर अल्टीमेटली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका भी तो स्क्वायर चले। अब ये देखो अंडर रूट के अंदर चल रहा है ना, कितना हो जाएगा, बोले सर AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि सर ये AR क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 आप सभी का होता है। क्या है या नहीं है, यानी कि सर जब आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या फेज डिफरेंस बिल्कुल 0 है, अगर 0 है तो उस केस में आप सभी को पता लग गया ना कि आप लोगों का जो एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आप सभी का एड ऑन हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग 11th में भी एक इक्वेशन पढ़ते हैं जहां पे हम लोग इंटेंसिटी को देखते हैं, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप सभी के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के आप सभी की होती है। तो आई को अगर आप लोग देखते हो तो कांस्टेंट ले लीजिए, इसको मैं बोल देता हूं ये लो, इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आप सभी का हो गया। अगर ये हो गया तो इसको इजीली आप सभी क्या कर पाओगे, चीजों को चेक कर पाओगे, समझ पाओगे। मैंने बोला कि सर देखो आप सभी क्या करोगे कि अब आपका ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर इसको इधर स्क्वायर लिया हो तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि आई की जगह क्या रखोगे, अगर आपका a स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बोला सर कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इंटेंसिटी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि k की वैल्यू क्या ले लेता हूं, मैं 1 ले लेता हूं फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि सर यहां पे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 का स्क्वायर, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर a2 का स्क्वायर, और यहां पे रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा। तो समझ में आया, तो जैसे ही आप सभी इसके अंदर पुट करते हो इन वैल्यूज को तो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अंडर रूट क्या प्लस अंडर रूट I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाइव, भैया फाइव पे वैल्यू डिपेंड करेगी। अब यहां पे क्या होता है, जब भी आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इस केस के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और मैक्सिमम वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी की जब भी बात आएगी तो इंटेंसिटी तुम्हारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो वो आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है बेटा, इजीली आप सभी को समझ में आ गया कि इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां पे आप सभी को एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है कि भैया फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, फेज डिफरेंस की बात है तो क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस, तो वो आप सभी का है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब भी बात की जाती है तो यहां पे आप सभी का फाई जो आता है ना वो इतना आता है, क्या आता है 2n पाई आप सभी का आता है, क्योंकि यहां पे जो आप सभी का पाथ डिफरेंस है ना उसको हम लोग यहां पे चेक कर सकते हैं कितना आता है, वो आता है यहां पे अगर आप लोग निकालते हो कि भैया यहां पे आ जाता है n लैम्डा, n लैम्डा की मतलब होता है n की वैल्यू क्या ले लो 1 2 3 4 जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो, तो ये आप सभी का फाई होता है। और ये सभी आप सभी का क्या होता है बेटा, यहां पे इसको बोला जाता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि यार देखो अभी आप लोग पढ़ोगे इसको यंग्स डबल स्लिट के अंदर, जिससे इजीली आप सभी क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। पाथ डिफरेंस का मतलब है बेटा कि आप जहां से दौड़ना स्टार्ट किए दूसरे ने दौड़ना स्टार्ट किए तो क्या आपके पाथ के अंदर डिफरेंस है या नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, किसी ने यहां से चलना स्टार्ट किया यहां पहुंचने के लिए और किसी ने यहां से चलना स्टार्ट किया यहां पे पहुंचने के लिए, तो भैया है या नहीं है, इतना पाथ डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो यहां से होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यह आप सभी का क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो इस तरीके आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव के केस में अगर आपका फाई होता है जिसको फेज डिफरेंस बोला जाता है वो होता है 2n पाई, और अगर मैं यहां पे लैम्डा की बात करता हूं जो हमारा क्या होता है पाथ डिफरेंस, तो वो हो जाता है यहां पे डेल एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। इंटेंसिटी मैक्सिमम आपकी होती है, क्यों, क्योंकि सर आपने फाई की वैल्यू क्या ले लिए 0 डिग्री, तो उस केस में आपका ये इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम आप सभी की हो जाती है। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं बेटा डिस्ट्रक्टिव की, तो डिस्ट्रक्टिव में आपको पता है देखो ये फर्स्ट है दूसरी क्या है नीचे, फर्स्ट है दूसरी नीचे, तो उस केस में क्या हुआ कि यहां पे एक दूसरे का फेज अपोजिट होता है, एक ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी नीचे की तरफ जाएगी और दोनों का रिजल्टेंट आप सभी को मिलता है। अगर मैं दोनों की सेम वैल्यू ले लूंगा तो रिजल्टेंट आप सभी का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस को भी आप सभी को याद रखना है, दिमाग में बिठा के रखिए, क्योंकि यहां पे आप सभी का क्या हो जाएगा, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 आप सभी का है। हो सकता है कि कल को ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं कि भैया जितना ये मैक्सिमम गया है उतना ही इधर गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तुम्हें कुछ भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो इंटेंसिटी होने के लिए कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां पे क्या होता है कि आप सभी क्या निकालते हो, तो बेटा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस हो जाता है 2n माइनस 1 पाई आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, n माइनस 1/2 पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 के रिस्पेक्ट में भी आप सभी इसको क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। अगर मैं यहां पे फाई की बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाता है। कई जगह आपको प्लस भी दिखेगा, लेकिन वहां पे क्या होता है प्लस अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी n की वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पे अगर 2n माइनस 1 आप सभी कर रहे हो तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से आप सभी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है बेटा, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है और आपका इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यानी कि मैं अगर इंटेंसिटीज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपके क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, आप सभी का मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किस केस में मिलता है, कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाता है, बोले सर ये होती है अंडर रूट I1 प्लस में अंडर रूट I2 का क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है स्क्वायर। और आपका मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है ना, मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो
आप सभी की क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाता है अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 आप सभी का हो जाता है इसका स्क्वायर, जैसे आप सभी ने यहां पे देखा, ये आप सभी ने देखा ना, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। वो बोला सर ये कैसे आया बेटा, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग देखोगे तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि सर अभी मैंने AR लिखा था, तो इसका मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाता है बेटा 2A1 A2 और ये कितना हो जाएगा cos phi। बोलो राइट है मेरे भाई, बोलो सर राइट है। अगर राइट है तो आप सभी ने अभी एक इक्वेशन देखी थी कि I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी कि सर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यानी कि I लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, बोला सर ये I1 का I1 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर I2 हो गया। क्यों, क्योंकि सर देखो ये स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं यहां पे A की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो A की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट I, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और ये क्या हो जाएगा बेटा cos phi। भैया फाई की जो वैल्यू होती है ना, फाई की जो वैल्यू होती है ना, फाई की वैल्यू आपको मैंने बोला है कि अगर कंस्ट्रक्टिव का केस है तो उस केस में क्या होगा, मैं बोल देता हूं कि 0 है। अगर ये 0 होगा बेटा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू आप सभी का बन जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। भैया आप सभी को नजर नहीं आ रहा कि सर इसको मैं किस तरीके से ले सकता हूं, मैं इसको अगर स्क्वायर करना है तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर कर देता हूं, अंडर रूट I2 का स्क्वायर कर देता हूं, तभी तो ये 2 I1 I2 होगा, यानी कि आपका इंटेंसिटी जो होगी वो क्या आ जाएगी, बोले सर ये आ जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 आप सभी का हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा मैक्सिमम का केस है इंटेंसिटी। अगर तुम्हारी इंटेंसिटी जुड़ रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और मिनिमम का केस क्या हो जाता है, बोले सर मिनिमम का केस यहीं से आप सभी को देखने को मिल जाता है कि भैया ये क्या हो जाता है अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको cos phi है, phi की जगह तुम ले लो पाई, पाई ले लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाती है -1 हो जाती है, उसको रखोगे तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा और तुम्हारे सामने ये सभी आ जाएगा। तो यार ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी पे बेस्ड ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इस पे बेस्ड 101% आप सभी का सवाल आएगा, इस पे बेस्ड सवाल बनता है। सीधा सीधा याद रखिएगा, इस रेशियो पे तो सीयूईटी क्या हर जगह सवाल पूछा जाता है, इस रेशियो पे बेस्ड डायरेक्ट या तो इंटेंसिटी पूछ लेगा, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछ लेगा, या I1 और I2 का आप सभी से रेशियो पूछ लेगा, तो इसलिए आप सभी को यह समझने की जरूरत है। तो ये देखो आप सभी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये जो मैंने आप सभी को बता दिया कि भैया कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, वो मैंने आप सभी को समझा दिया कि मैक्सिमा कब होगा मिनिमा कब होगा। भैया मैक्सिमा का मतलब है कि जब दो चीजें सुपर इंपोज करेंगे और मैक्सिमम इंटेंसिटी तुझे मिलेगी तो उस केस को क्या बोल देगा, मैक्सिमा का केस है। मिनिमा का केस क्या होगा कि जब तुम लोगों की दो वेव्स एक साथ सुपर इंपोज कर रही हैं और उसके बाद में तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो उसको तुम लोग क्या बोल देते हो, उसको तुम लोग यहां पे बोल देते हो कि भैया वो क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन है। समझ में आ गई होगी। अब बात आती है वो होती है YDSE की। भैया सबसे पहले बात है किसने दिया इसको, तो ये तो आप सभी जानते हो, थॉमस यंग्स ने इन 1801 में इसको आपको दे दिया था, 1801 के अंदर दे दिया था। अब इनके सामने भी यही कंडीशन थी, इन्होंने क्या किया, कोहेरेंट सोर्स को लिया। अब कोहेरेंट सोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मेजर कंडीशन क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। सेकंड कंडीशन है या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो या फिर उनके बीच में कांस्टेंट इनिशियल फेज हो, फेज डिफरेंस हो। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस हो। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों कंडीशन से। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहां पे बेटा एक सोर्स ले लिया। अब सोर्स ले लिया तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पे क्या होगा कि यहां पे दो इन्होंने होल कर दिए, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के अंदर 2 होल कर दिए। अब 2 होल होंगे, सोर्स तुम्हारा एक होगा, तो भैया तुम्हारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि अगर अलग अलग लेते तो इंटेंसिटी अलग अलग होती। क्योंकि आप सभी ने घरों के अंदर देखा है ना कि आप सभी की जो रोशनी होती है लाइट की, वो सबकी अलग अलग होती है। ऐसा तो नहीं है सर सेम हो, सबका सेम लुमिनस नहीं हो सकता है। तो यानी कि अगर तुम्हें एक लेना है तो मैंने एक को लिया, 2 होल कर दिए, दोनों में से लाइट जाएगी, और दोनों में से लाइट जाएगी तो वो क्या करेंगे, 2 सोर्स का काम करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगी कि आप सभी की यहां से एक लाइट जाएगी, यहां से एक तरफ से वेव जाएंगी, और एक जाके मैं बोलता हूं कि इस P पॉइंट में मैं देखना चाहता हूं, तो यहां से गया, एक यहां से गई, दोनों जाके यहां पे मिल गई। अब मैं देखूंगा कि सर इनको अगर मैं देखूंगा तो इसकी परपेंडिकुलर अगर यहां ड्रॉ कर देता हूं तो मुझे पता लगा कि यार इतना पार्ट इसने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है, इतना चला है, तो इसको मैं बोल देता हूं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों के पाथ के बीच का डिफरेंस कितना है, उसको बोला जाता है पाथ डिफरेंस। यानी कि डेल एक्स क्या है इनके बीच का, पाथ डिफरेंस है। आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर ये है तो इस डेल एक्स को मुझे निकालना है, और इसके लिए क्या होगा, बोले सर ये डेल एक्स कैसे निकलेगा, मैं डेल एक्स के लिए सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, बोले सर S2P, यानी कि ये रास्ता है S2P माइनस क्या हो जाएगा S1P। इन दोनों को जब तुम डाल के सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में तुम्हारा जो डेल एक्स आता है बेटा, वो तुम्हारा आ जाता है, डेल एक्स बोल दीजिए बेटा, या
फिर यहाँ पे डेल बोल दीजिए, जो भी बोलना चाहो बोल दीजिए, ठीक है। तो डेल एक्स आ जाएगा, मैंने बोला कि ये रास्ता है, और ये किसके बराबर आ जाता है, बोला सर ये आ जाता है एक्स डी बाई डी के, या तो एक्स डी बाई डी, अगर तुम लोग इसको वाई ले रहे हो तो वाई भी आप सभी इसको क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड चीज है कि सर हमने ये पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव का जब भी केस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात है, तो कंस्ट्रक्टिव का जब भी केस होगा तो उसके अंदर आप सभी को क्या होता है, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करता हूं तो क्या होता है, बोले सर ये हमारा किसके बराबर होता है, देखो कंस्ट्रक्टिव यानी कि मैक्सिमा की बात है, तो मैक्सिमा की बात है, तो मैक्सिमा के अंदर क्या होता है, बोले सर डेल एक्स कितना होता है कंस्ट्रक्टिव के अंदर, एन लैम्डा होता है, तो इसके बराबर रखिए क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये तुम्हारे पास आ गई है एक्स की वैल्यू, ये तुम्हारे पास क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, यानी कि nth ब्राइट अगर तुझे निकालना है, nth पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा निकालना है, तो ये कंडीशन हुई। लेकिन तुमसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हो, देखो ये फ्रिंज विड्थ का मतलब है, फ्रिंज विड्थ इज द डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि जो तुम्हारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव या दो मिनिमा या दो मैक्सिमा कॉन्जिक्यूटिव जब आपके पास आते हैं, तो उस केस को आप लोगों को क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। बोला सर राइट है, तो यार यहां पे आप सभी देखोगे कि मान लीजिए एक तो हो गया n प्लस 1 का होगा, मान लीजिए एक मान लीजिए 3 पे आ रहा है, तो एक 3 प्लस 1 4 पे आएगा, 3 पे आ रहा है, एक 3 प्लस 1 4 पे आएगा, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर इनको तुम देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, अगर फ्रिंज विड्थ को देखोगे तो ये बीटा से डिनोट करते हैं, ये आ जाता है यहाँ पे लैम्डा, एन तो हट गया, तो ये तुम्हारा आ जाता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख दोगे, मिनिमा के बराबर, तो तुम्हारा ये कंडीशन आ जाती है। तो दोनों केसेस को आप सभी को देख लेना है, जिससे आप सभी के दिमाग में चीजें बैठ जाए कि भैया फ्रिंज विड्थ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ पे बेस्ड आपके सवाल आते हैं, चाहे सीयूटी के एग्जाम की बात करें, चाहे कोई सा भी एग्जाम, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट में सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आता है, वो आता है फ्रिंज विड्थ पे, उसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब यहां पे क्या होता है, कई बार तुमसे एक और पूछ लिया जाता है, तुमसे पूछ लिया जाता है एंगुलर विड्थ बताइए, तो एंगुलर विड्थ बताइए, तो एंगुलर विड्थ क्या होती है बेटा, थीटा से तुम लोग देखते हो, अगर थीटा से तुम लोग देखते हो तो यहां पे क्या होगा, बोले सर थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन में क्या होता है, डी होता है, तो डी से डी कट जाता है, वो तुम्हारा क्या आ जाता है लैम्डा बाई डी, ये तुम्हारी देखो ये रही एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो तुम्हारी आ जाती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुम्हारे पास ये आ जाती है, समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारी मिनिमा का कंडीशन है, तुम मिनिमा रख के उसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने यहां पे ये कंस्ट्रक्टिव रखा था, इसी तरीके से तुम मिनिमा के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा क्या होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहां पे जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, वो हमेशा सेम होती है, क्यों, क्योंकि सर कोरेंट सोर्स क्या है, सोर्स हमने क्या लिया है, वो दो सोर्स है, दोनों सोर्सेज में क्या होंगे, दो वेव सुपर इंपोज होंगी, तो उस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि यार एक जगह हमें मैक्सिमा मिल रहा है, एक जगह मिनिमा, यानी कि हमें लाइट की इंटेंसिटी जहां मिलेगी वो सेम मिलेगी, और जब आपको लाइट की मिनिमा मिलेगा तो वो भी क्या होगा, सेम मिलेगा। जैसे ये आपका इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये तुम्हारा क्या है, इंटेंसिटी का ग्राफ आप सभी के सामने होता है, तो इसको याद रखिएगा। देखो डिफ्रैक्शन और इसके बीच में इतना सा ही डिफरेंस है कि यहां पे इंटेंसिटी सेम होती है, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस ऑर्डर की होती है। अगर हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो ये रहा, अब डिफ्रैक्शन की बात की जाती है तो बेटा डिफ्रैक्शन के अंदर सिर्फ इतना सा अंतर है, क्योंकि वहां पे जो इंटरफेरेंस आप सभी देखते हो ना, वहां पे जहां पे आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जहां पे कंस्ट्रक्टिव मिल रहा था, वो किसमें मिल रहा था, जब आप लोग क्या ले रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, यानी कि डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एन लैम्डा। अब यहां पे क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, जस्ट उसका क्या हो जाता है, अपोजिट, जहां पे आप सभी को वहां पे ब्राइट मिल रहा था, यहां पे डार्क मिलेगा, वहां पे डार्क जो मिल रहा था, यहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, बस इतना सा याद रखिएगा। यानी कि सर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे आपको मिनिमा की कंडीशन जो होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है, ये एन लैम्डा वाली होती है, यानी कि ये तुम्हारी कंडीशन क्या होती है वहां पे, ये तुम्हारी वहां पे होती थी मैक्सिमा की कंडीशन, लेकिन यहां पे क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है वो आपको पता ही। अगर यहां पे वापस से क्या देखोगे, अगर तुम लोग वापस से एक्स एन निकालते हो तो वो भी क्या हो जाती है, बोला यही आता है एन लैम्डा। अब यहां पे देखो ये एन है, लैम्डा डी बाई ए है, एक ही जगह बेटा कहीं कहीं आपको डी भी दिख जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, बीटा होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात है, तो बेटा यहां पे क्या होता है, इस तरीके से होता है। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट जो होती है ना, एक ही जगह हमें क्या होती है बेटा, मैक्सिमा दिखाती है, मतलब एक जगह जो उसका सेंटर पॉइंट होता है ना, वहां पे लाइट क्या होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमको देखने को मिलती है, और सेंटर पर मिलती है, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, ये जो फ्रिंज विड्थ जो उसकी सेंट्रल मैक्सिमा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूं
हूं तो वो क्या होता है 2 टाइम्स होता है किसका, जो हमारी y आई है, जो हमारा y है यानी कि जो हमारा y निकला है उसका 2 टाइम्स होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है 2 लैम्डा डी बाई डी आप सभी का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बोला सर डिक्रीजिंग ऑर्डर की क्या होती है इंटेंसिटी आप सभी को देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, अब बात आती है पोलराइजेशन। बोला सर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, बेटा देखो पोलराइजेशन को सीधा सिंपल समझने का तरीका ही है, आप सभी ने देखा होगा कि सब लाइट की बात की जाती है तो लाइट में क्या होता है कि सर वो क्या करती है कि हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या करती है बेटा, मूव करती है, यानी कि हर एक डायरेक्शन के अंदर वो क्या करती है, चलती है। अब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं एक डायरेक्शन के अंदर, यानी कि वो जो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग उसको लिमिटेड कर देते हैं एक डायरेक्शन में, तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं। द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्ट ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि एक डायरेक्शन में अंदर अ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं पोलराइजेशन। अब यहां पे आप सभी देख सकते हो ओनली ट्रांसवर्स वेव्स सच एज हीट वेव्स और लाइट वेव्स। अब देखो क्या होता है, सुनो, अनपोलराइज्ड लाइट लिया, एक पोलराइजर लगाया, पोलराइजर का मतलब होता है बेटा एक खिड़की नुमा आकृति होती है। जैसे आप मान लीजिए ये तुम्हारी लाइट आ रही है, अगर ये लाइट ऐसे डांस करती हुई आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, लेकिन मैंने इसके सामने ऐसी खिड़की नुमा आकृति लगाई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोलराइजर, इसमें से वही पार्ट निकल पाएंगे जो इस तरीके से जा रहे हैं। अगर कोई इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा या इस तरीके से आएगा, वो पार्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग हो सकता है कि आगे एक और पोलराइजर लगा दें। वैसे जनरली जो आपका ये बना हुआ होता है, ये टूरमलाइन क्रिस्टल का जो बना हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्या हो सकता है, ऐसी लाइट हमें मिल गई, अब मैंने क्या किया सर, एक और लगा दिया। अब की बार मैंने क्या किया, उस लाइट को इस तरीके से लगा दिया। अब ये लाइट पहले से निकल के आई ऐसे आ रही है, लेकिन अब जाके क्या हो जाएंगे, यहां जाके रुक जाएंगे, उस वजह से हमें लाइट यहां पे नहीं मिलेगी। इसके पीछे का जो रीजन होता है वो तुम्हारा होता है मेलस लॉ। मेलस लॉ में एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे जो थीटा होता है ना बेटा, थीटा जो एंगल होता है, ये तुम्हारे पोलराइजर और एनालाइजर हैं, इनके बीच का होता है। यानी कि तुमने पोलराइजर को अगर इस तरीके से रखा है, एनालाइजर को इस तरीके से कर दिया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा ना बेटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा, थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि यहां पे तुम्हारा पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल की बात है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल की बात है कि तुमने कितना लिया है। तो ये यहां पे लिखा भी है कि द लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइजेशन लाइट transmitted through the analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of the polarizer is इतना। तो भैया इतनी तुम्हारी वैल्यू होती है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। अब आपको इंटेंसिटी पूछी जाएगी, भैया मान लो कि आपने 3 एनालाइजर के थ्रू निकाल दिया, तो क्या होगा, तो 3 एनालाइजर के थ्रू अगर आपने निकाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे आपकी चीजें, ये चलती हुई चलेंगी। तो इसलिए आप सभी को ये समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि सर यहां पे थीटा किसके बीच का है। हो सकता है अगर आगे एक और हो तो अब आपके इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे। अब मान लीजिए अगर ये कितना होता, 30 डिग्री पे होता, तो 30 डिग्री पे क्या होता, बोले सर आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप लोगों की लाइट है किसी पोलराइजर से होकर निकलती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी लाइट की जो वैल्यू हो जाती है ना, वो हो जाती है हाफ। यानी कि मान लीजिए आई नॉट था पहले, तो यहां पे I1 मान लीजिए, तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी क्या हो जाएगी 2। अब मैंने इसको यहां से गुजारा है, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आई बाई 2 आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 30 की वैल्यू क्या होती है, बोले सर 1 अपॉन अब कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर साइन 60 की वैल्यू। अगर साइन 60 की वैल्यू है तो साइन 60 पे कितना होता है, अंडर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी कि पहले यानी कि 3 आई नॉट बाई क्या हो जाएगा बेटा 8 आप सभी का हो जाएगा, जो मैक्सिमा है। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, इस तरीके से तुझे ये एग्जाम में देखना है। इसके बाद में एक सभी का आता है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ तो सिंपल है यार, कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, लाइट को किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अनपोलराइज लाइट जो होती है ना, इस सरफेस से टकरा के कुछ इधर चली जाती है, कुछ नीचे चली जाती है। तो ये जो एंगल होता है इनके बीच में, अब ये देखो, ये जो ब्रूस्टर एंगल का मतलब ये है कि वो एंगल जिसके ऊपर हमारी लाइट जो है ना वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है, उसकी बात हम यहां पे करते हैं। ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू 10 IB, यानी कि वो एंगल, इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है तुम्हें म्यू दे दिया जाए तो तुमसे 10 IB पूछ लिया जाए, या तुमको IB पूछ लिया जाए और
tan इनवर्स म्यू हो जाए। तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या, जर्नली तुमसे वो म्यू देके आईबी की वैल्यू पूछता है कि बताइए ब्रूस्टर्स एंगल कितना होगा, तो tan इनवर्स जैसे 3/4 दे दिया या 4/3 दे दिया है। तो इस तरीके से तुमसे अलग अलग चीजों में वो पूछता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो मेजरली पार्ट है वो हमने देख लिया है। वैसे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड का मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है या कुछ अलग से कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड है। आप सभी को सिर्फ फॉर्मूलेस पे फोकस करना है और चीजों को दिमाग के अंदर रखना है कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें पूछी जाती हैं। राइट मेरे भाई, अगर आप लोग इसके नोट्स को लेना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। मेरा जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसके अंदर आप लोग जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा कि आप सभी को यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं, डाउट भी हो जाते हैं आपके क्लियर, सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं, जिससे आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। समझ में आ गई बेटा बात? आई होप कि आप लोग समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो यूजिंग द कोड Y485 इसके थ्रू आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। या अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट बुक ले सकते हो, इसके थ्रू ई बुक ले सकते हो और टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले लीजिए, बुक्स को प्रिंटेड बुक्स को भी अपने घर मंगा लीजिए। जो भी करना चाहते हो कर लीजिएगा यूजिंग द कोड Y485। ठीक है बेटा। इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा बेटा आई होप कि आपने बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है और इससे आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। इजीली आप सभी क्या कर पाएंगे, इससे सिलेक्शन अपना ले पाएंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी भेजिएगा, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स मैंने बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं ज्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि यार जितना ज्यादा हम लोग चीजों को कर पाएंगे, जितना आसानी से कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए वो चीजें अच्छी रहती हैं और इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को कर पाओगे। अगर मैं यहां पे डेरिवेशन, अब यहां पे दो चीज आप सभी की रही गई, वो है आप लोगों का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ के आपको प्रूफ करना होता है, डेंसर टू रेयर मीडियम अगर आपका वेव फ्रंट जा रहा है तो उस केस की बात है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल है, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, आप लोग वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो कोई दिक्कत की बात उसके अंदर नहीं है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू, मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में।